मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर। स्वास्थ्य कर्मियों को मिली सौगात। नल जल योजना पर भी फैसला हुआ। लोजपा की नहीं थमी अंतरकला। चिराग को समर्थकों का समर्थन मिलते ही कर दी बड़ी कार्रवाई। एक्शन में आते ही चाचा सहित बागियों को किया पार्टी से बाहर। कोरोना के घटते संक्रमण को लेकर नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 16 जून से प्रतिबंधों में मिलेगी छूट। संक्रमण में फिर आई कमी। और बिहार में मानसून आते ही मचा रहा तबाही। कई जिलों में जलस्तर लगातार हो रही बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। और सबसे पहले बात आज कैबिनेट बैठक की। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक की गई। इस बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी। वहीं इस बैठक में कोरोना काल के दौरान कार्यरत डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों और साथ ही साथ जिस तरीके से अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के मूल्य वेतन या मानदेय के बराबर बोनस देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। साथ ही साथ कोरोना काल के दौरान बिहार में मरीजों के लिए 250 एम्बुलेंस खरीदने ताकि उनको किसी भी तरीके की अस्पताल तक पहुंचने की समस्या ना हो, इसको लेकर के 62 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत गेट स्कोर के आधार पर संविदा पर नियोजित 42 सहायक अभियंताओं के संविदा अवधि को अगले 1 साल और नियमित नियुक्ति होने तक के लिए विस्तारित की स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ बिहार में पंचायत चुनाव से पहले नल जल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभिरक्षकों की नियुक्ति की भी बात की गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 15 जून के बाद जो है पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं और ऐसे में जो भी पंचायत समितियां हैं उनके जो कार्यावधि है वो खत्म हो रही है। और ऐसे में नल जल योजना जो वार्ड पार्षदों और फिर मुखिया या फिर जो भी जो जनप्रतिनिधि है उनके जिम्मे है, तो इनकी जवाबदेही किसको लेकर के होगी, इसको लेकर के आज की कैबिनेट बैठक में जो फैसला लिया गया इसमें ये बातें सामने आई है कि अब अभिरक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए बाज़ाब्ते वार्ड और फिर जो पंचायत स्तर के लोग होंगे उनको नियुक्त किया जाएगा, जिनकी देख रेख में नल जल योजना से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो किसी भी तरीके की उसमें बाधा ना उत्पन्न हो। और जब तक नए जनप्रतिनिधि नहीं नियुक्त किए जाते हैं तब तक उसकी देखभाल वही करेंगे। इधर लोजपा में चल रही अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को समर्थकों का समर्थन मिलते ही वो एक्शन मोड में आ गए और चाचा सहित पार्टी के बागी 5 सांसदों को पार्टी से बाहर कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। कहां तो चिराग तय था शहर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं घर के लिए। दुष्यंत कुमार की लिखी यह लाइनें बिहार की मौजूदा राजनीति स्थिति और परिस्थितियों के बीच इतनी प्रासंगिक हो जाएगी, कम से कम इसकी उम्मीद चिराग पासवान को तो नहीं रही होगी। चिराग पासवान कहा केंद्र में मंत्री बनने की उम्मीद पाले हुए थे। भरोसा था कि खुद को जिसका हनुमान बताया है उस मोदी की कैबिनेट में जगह जरूर मिलेगी, मगर चिराग शायद अपने घर के उठते हुए धुएं को नहीं देख पाए। चिराग पासवान शायद नहीं देख पाए कि उन्हें बुझाने का खेल उनके घर में ही चल रहा है। जाहिर है यह अनदेखी चिराग पासवान को भारी पड़ी और चाचा पशुपति कुमार पारस ने रातों रात बड़ा खेल कर दिया। पार्टी के 4 सांसदों को साथ लिया और चिराग को एलजेपी के कुनबे में अलग थलग कर दिया। सवाल यह है कि अब क्या चिराग पासवान के लिए सब कुछ खत्म हो गया? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इनकी बानगी आज पूरे दिन के घटनाक्रम से भी समझी जा सकती है। चिराग से बगावत करने वाले 5 सांसदों में से एक सांसद महबूब अली कैसर जब पटना पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा और चिराग पासवान के समर्थकों ने नारे लगाए। एलजेपी दफ्तर के बाहर पशुपति कुमार पारस का पोस्टर फाड़ दिया गया। इसमें चिराग पासवान को एक बड़ा ऑफर कांग्रेस की तरफ से भी आ गया।
ये तो नहीं है उनके साथ, लेकिन हम भी कहना चाहते हैं कि उनके साथ जो लेगेसी है उनका, रामविलास जी पासवान जी का उनके साथ जितना उनके साथ क्वालिटीज है, तो कहीं से ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ जो हुआ है बिल्कुल खत्म हो गए। राजनीति में ऊपर नीचे होता रहता है और हम लोग सबका बहुत ही कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने बाकायदा चिराग को साथ आने का ऑफर कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी फूट की खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूं ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है, लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल है। जाहिर है कांग्रेस के ऑफर को चिराग पासवान स्वीकार करेंगे या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन अपनी खुद की पार्टी में अलग थलग पड़े चिराग पासवान को कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से मिलने वाले ऑफर ने थोड़ी राहत जरूर दी होगी, क्योंकि यह संकेत है कि चिराग पासवान के पास अब भी विकल्प है। दूसरी तरफ महबूब अली कैसर का पटना में विरोध यह बताता है कि सब कुछ चिराग पासवान के खिलाफ नहीं है। पार्टी में नेताओं और समर्थकों की एक बड़ी तादाद भी है जो चिराग के साथ है। चिराग को जब यह भरोसा हुआ कि वाकई पिक्चर अभी बाकी है तो वो भी एक्शन मोड में आ गए और आनंद फानन में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। बगावत करने वाले 5 सांसदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जाहिर है चिराग ने यह संकेत दे दिया है कि चाचा के खेल से वो आसानी से मात तो नहीं होंगे। सियासत की बिसात पर अभी कई चालें और भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ डीटीवी डेस्क पटना। तो बिल्कुल चिराग अभी भी मात नहीं आने वाले। वो अपने चाचा से कि किसी भी चाल को नहीं चाहते हैं कि वो उनसे मात हो पाए, और वो ये भी चाहते हैं कि सब कुछ जो सुलह हो वो घर के अंदर हो जाए। लेकिन जब उनके चाचा के दरवाजे पर पहुंचने के बाद जब उनको सम्मान नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला जो एक भतीजे को मिलना चाहिए था, उसके बाद अब वो एक्शन मोड में है। हालांकि इधर लोजपा में टूट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का अपना निजी फैसला है। संजय जायसवाल ने कहा कि लोजपा में जो फेरबदल हुआ है वह लोजपा के नेता ही तय कर रहे हैं। उनका आंतरिक मामला है और वो अपना लोजपा हमें कोई टिप्पणी नहीं करी। पशुपति भारत किसके फोल्डर में है? घटक में कब कौन क्या रहेगा यह वह दल तय करता है, न कि घटक दल के दूसरे दल। पारस जी आपके फोल्डर में है या जदयू के फोल्डर में? जो लोजपा है उसके बारे में लोजपा के बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है और जो भी एनडीए के गठबंधन के दल हैं वह सब एक साथ। चलिए, तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही इस बातों को कह रही है। अब जब इस तरीके की अंतरकलह पार्टी और परिवार में शुरू हो गया है तो भला राजनीतिक पार्टियां शांत रहने वाली कहां हैं? ऐसे में लोजपा में तख्ता पलट ने विपक्षियों को तंज करने का मौका दे दिया है। चिराग पासवान की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं तो कई चिराग को आमंत्रित भी कर रहे हैं। फूट को ऑर्गेनाइज किया है वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल है। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। निश्चित तौर पर पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी, एक भी सीट नहीं जीती। लोग चाहता था कि एनडीए के साथ बनकर लोक जनशक्ति पार्टी लड़े, लेकिन चिराग पासवान के जीत के कारण ये नहीं हुआ। उसका रिजल्ट परिणाम आया कि एक भी सीट लोक जनशक्ति पार्टी ने विधान था। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो बचवा हैं नीतीश कुमार जी जनता दल यू, इन दोनों की तो ये परंपरा रही है कि लोगों को तोड़ो और तोड़ करके आरएसएस के एजेंडा को लागू करने का काम किया जाए। ये दोनों आरएसएस के गलवैया लोग।
इधर पटना में राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर बड़ी लापरवाही को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने फोन पर गेहूं के बोरी की तस्वीर को दिखाते हुए गेहूं का सड़ा हुआ बताया है और कहा यह भी कि इसे खाकर बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हम प्रदर्शन करेंगे। गेहूं का आ रहा है, वो पंजाब से आ रहा है और देखिए सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ घून लगा हुआ है। और मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर गरीब लाचार बेबस लोगों को आप जो गेहूं देंगे उससे बच्चे कुपोषण के शिकार होंगे। बिहार के अंदर में सरप्लस अनाज है, गेहूं और चावल है, उसकी अधिप्राप्ति नहीं कर रहे हैं। किसान बाप बाप कर रहा, होने पौने भावों पर बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर है। अधिप्राप्ति आपसे हो नहीं रही है। भंडारण का कहते मेरे पास भंडारण नहीं है, तो फिर आखिर ये कैसे आप। तो बिल्कुल जिस तरीके से राजद के जो नेता है जिन्होंने सवाल किया है, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले पंजाब से लगभग 4000 से अधिक बोरी गेहूं आई है और बारिश में यानी कि जब यास तूफान का असर देखने को मिला था, उस दौरान हो रही बारिश में सभी के सभी जो गेहूं थे वो स्टेशन पर रखे हुए भीग गए थे और जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सारे गेहूं सड़ जाएंगे और उस गेहूं को बांटना था। अब ऐसे में जो गेहूं सड़ गई है तो विपक्ष सवाल तो खड़ा करेगा ही। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात गया की करेंगे। गया में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने गया के स्थानीय सीताकुंड मंदिर के समक्ष भगवान राम के आस्था के सौदा को लेकर के यानी कि जो यूपी में हुआ उसको लेकर के साफ तौर पर इन्होंने अब हमला करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि सरकारी संरक्षण प्राप्त विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की अविलंब गिरफ्तारी हो, साथ ही साथ पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में बहुप्रतीक्षित और वर्षों से राम जन्मभूमि अयोध्या में जो भगवान रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें विश्व हिंदू परिषद के माननीय उपाध्यक्ष सह राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी के द्वारा जो जमीन घोटाले की बात सामने उजागर हुई है, उस जमीन घोटाले का सीबीआई जांच की मांग। इधर मंगलवार को सिवान पहुंचे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव ने सिवान के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने बताया कि पूरे सूबे में कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति लचर हो गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी अस्पताल में सही व्यवस्था नहीं है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में घूम घूम कर मरीजों का हाल भी पूछा। वहीं निरीक्षण के बाद तेज प्रताप यादव ने शहाबुद्दीन के जो पुत्र हैं ओसामा उनसे मिलने भी गए और उनके आवास पर लगभग घंटों दोनों की मुलाकात हुई। इधर बिहार में अनलॉक 2 की शुरुआत की बात सामने आ रही है, जिसकी जानकारी सीएम नीतीश कुमार ने आधिकारिक रूप से ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी। बता दें कि संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है, जिसको लेकर थोड़ी रियायतें की बात सामने आई है। इस दौरान अब राज्य में शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी और नाइट कर्फ्यू के समय को भी अब बढ़ा दिया गया है। अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। हालांकि अभी भी शिक्षण संस्थानों और पार्कों को खोलने की किसी भी तरीके की अनुमति पर चर्चा नहीं हो पाई है। वहीं इधर कोरोना टीका की रफ्तार को बढ़ाने के लिए पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में टीका जागरूकता अभियान के लिए कई गाड़ियों को रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने निर्णय लिया है कि बिहार में हर नागरिकों को टीका लगे और इसके लिए बजाबते बीजेपी संवेदनशील भी है। हमारे बिहार के लोग टीकाकरण कर सके, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो टीकाकरण नहीं करवा पाए हैं, उनका टीकाकरण हो जाए, जिससे कि बिहार को जहाँ भी टीका एक्सप्रेस बिहार सरकार का पहुँचेगा वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता सभी नागरिकों को टीका वाले स्थान पर पहुँचाने में भी मदद करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उस गांव के सभी नागरिक टीका लगा लें। इधर बिहार में कोरोना की स्थितियों पर चर्चा करें तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार धीमी होती दिख रही है और ऐसे में पिछले 24 घंटे में राज्य में 410
कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना जिले में 57 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, तो वहीं जहानाबाद, मुंगेर और शेखपुरा में एक एक मरीजों की पुष्टि की गई है। राज्य का रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो राज्य में अब तक 98.07% जो है वो रिकवरी रेट है, जबकि पिछले 24 घंटे में 813 मरीज भी स्वस्थ होकर कोरोना से जंग जीती और अपने घर को गए हैं। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए डीटीवी भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इधर बढ़ेंगे आगे और अब बात समस्तीपुर की करेंगे। दरअसल समस्तीपुर में डीटीवी भारत के खबर का बड़ा असर हुआ है। समस्तीपुर में 19 मई को 4 युवकों के द्वारा एक गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी पीड़िता और उसकी मां लगातार न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटकती रही, लेकिन कोई उनको सुनने वाला नहीं था। प्रशासन इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही थी। वहीं पीड़िता एक समाज सेवी के सहयोग से डीटीवी भारत पहुंची, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर के डीटीवी भारत ने जब खबर चलाया और प्रशासन के साथ साथ खुद महिला थाना अध्यक्ष, समस्तीपुर की जो महिला थाना अध्यक्ष थी, उनसे हमने बात की, साथ ही साथ जो एसपी है उनसे हमने बात की। अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है और पीड़िता की मेडिकल टेस्ट भी कराई और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। इधर बेगूसराय में सरकारी संस्थान जैसे स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, सेविका केंद्र, सामुदायिक भवन जैसे संस्थानों पर अतिक्रमण की लगातार स्थितियां देखने को मिल रही है। सैकड़ों जगह पर ऐसी तस्वीरें बन रही है। वहीं सरकारी जगहों पर अतिक्रमण करने वाले शराब का अड्डा बना करके रख चुके हैं, जिसकी गुप्त सूचना के आधार पर एक्साइज विभाग ने कार्रवाई करते हुए एपीएसएम कॉलेज बरौनी में छापेमारी कर 40,000 लीटर देशी शराब बरामद किया है।
गुप्त सूचना मिली थी कि ये PSN कॉलेज बरौनी में जो है वहाँ पर कुछ लोग अवैध शराब को छिपाकर चोर व्यापार का काम करने वाले हैं। इसी के तहत में उत्पाद विभाग के 3 निरीक्षक उत्पाद शंकर कुमार सिंह, दुर्गेश कुमार और राजेंद्र प्रसाद टीम गठन करके हम लोग वहाँ पर छापामारी करने पहुँचे। उसके बाद प्राचार्य महोदय से बात होने पर और गढ़हरा थाना के साथ हम लोग जब उस गोदाम को खोले हैं, गोदाम जैसा घर कॉलेज के पीछे वाले जगह में बना हुआ था, वो NCC का अबेंडन पत्र था, उसी में हम लोग जब किए हैं तो 470 कार्टून। इधर पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया के अनुमंडल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जिला मुख्यालय का हाल बेहाल हो गया है। वहीं शहर के सभी स्थानों पर और रास्ते पर घुटने तक पानी पहुंच गया और लोग यहां परेशान हो रहे हैं। वहीं GMCH अस्पताल में भी पानी घुस गया, जिससे मरीज और चिकित्सकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी है, हम लोग पूरा अस्पताल में पानी है, सिर्फ इमरजेंसी की बात है। हमें तो दिक्कत आई, प्लस पेशेंट भी आ रहे, पेशेंट भी सीरियस है, उनको तो छोड़ भी नहीं सकते ना। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अभी तक पानी हम कैसे बेड तक नहीं आए, लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह होगा तो पेशेंट तो वैसे बीमार है और दिक्कत हो जाएगी। इधर पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज अनुमंडल में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। आलम यह है कि गौनाहा प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों में पहाड़ी नदियां कोहराम मचा रही है। इस इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण गौनाहा प्रखंड के मरजदी में कटहा नदी पर बना अप्रोच पथ पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जिसके कारण आवागमन भी बाधित हो गया है। वहीं गांव के लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। यहां गौनाहा प्रखंड में जितने भी पहाड़ी नदियां हैं वो सब अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। वहीं पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में ही भारी बारिश से मनोर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। गोनौली में के पास जो पानी जो है वो घुस गया है, जिसके कारण मलकौनी गांव में सड़क पर 3 से 4 फीट पानी चल रहा है। यहां गोनौली रेंज में बाढ़ का पानी घुसने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को अब बाढ़ की स्थिति पहले से ही डराने लगी है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि पश्चिमी चंपारण में लगातार मानसून के आने के साथ साथ अब जिस तरीके से नेपाल में बारिश हो रही है और नेपाल से आने वाली जो नदियां हैं वो पहले से ही हालत ऐसे हो गए हैं कि अभी से ही बाढ़ की स्थिति बन गई है और ऐसे में लोगों को बाढ़ की आशंका है और ऐसे में डरे हुए लोग हैं। लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है और सड़कों पर लगातार पानी चल रही है। वहीं ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी इलाकों में भी लोग मानो बाढ़ की स्थिति से अभी से ही निपटने लगे हैं। मानसून हाल ही में बिहार में दस्तक दिया है और ऐसे में मानसून के आते ही बाढ़ की विभीषिका जो है वो पश्चिमी चंपारण जिले में देखने को मिल रहा है। इधर मोकामा का शहरी और ग्रामीण इलाका पहले ही बारिश में हर इलाके को जलमग्न कर चुका है। इन इलाकों में तकरीबन 1 घंटे तक हुई जोरदार बारिश से पूरा शहर और देहात पानी पानी हो गया है। यहां कई दुकानों को देखा जाए तो कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में मानो जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से झील में तब्दील हो गए हैं। वहीं जहां एक तरफ बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में 15 सालों के बाद मॉनसून की सक्रियता पूरी तरीके से दिख रही है। तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र पटना ने बिहार के कई जिलों के लिए तत्कालिक अलर्ट जारी करते हुए साफ तौर पर मौसम वैज्ञानिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, नवादा के लिए अगले 48 घंटे तक के लिए तत्कालिक अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी बारिश होती रहेगी। कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, उसको लेकर के अब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की जरूरत है और डीटीवी भारत भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि जिस तरीके से वज्रपात या फिर
बारिश की जो संभावनाएं हैं, तेज हवाओं की भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की जरूरत है। और बजाते इसके लिए अगर आपको किसी भी तरीके की आशंका होती है या फिर अगर आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो जगह सुरक्षित नहीं है, तो आपको सुरक्षित होने की जरूरत है, ताकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सुरक्षित रहें और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखें। तो बिल्कुल खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत।